CSS 2025 इसको कह रहा है कि पृथ्वी को सॉल्व करें और एक सुइटेबल टाइटल इसके बारे में बताएं। तो यहाँ पे कह रहा है कि होमी के भाभा कौन है? होमी के भाभा अ प्रोमिनेंट पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर, पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर है, बड़ा मशहूर पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है। इसकी मशहूर किताब है लोकेशन ऑफ कल्चर, और इसका मशहूर कॉन्सेप्ट है मिमिक्री मैन, कि हम लोग जो ईस्ट के जो लोग हैं वो वेस्ट की नकल करने की कोशिश करते हैं नाकाम तरीके से। तो इसके नेशनलिज्म के ऊपर व्यूज के बारे में यहाँ पे बता रहा है। एडवांसेस अ प्रोफाउंडली फिलोसॉफिकल येट ग्राउंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। किस चीज के बारे में बता रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म के। क्या बता रहा है? पॉजिटिंग दैट नेशंस लाइक नैरेटिव्स, कि ये जो कौमें होती हैं नैरेटिव्स की तरह, किस्सों की तरह, कहानियों की तरह, lose their origins in the midst of time। वक्त के जो देवमालाएं होती हैं, किस्से कहानियां होती हैं, उसमें उनका ओरिजिन क्या है, उन नेशंस की शुरुआत कहाँ से हुई, वो गायब हो जाता है। एंड ओनली फुली इनकाउंटर देयर होराइजन इन द माइंड्स आई। ठीक है, फुली इनकाउंटर देयर होराइजन मीन्स उनकी जो प्रैक्टिकल फॉर्म जो बनती है वो कहाँ पे बनती है? माइंड्स आई, इमेजिनेशन के अंदर। इमेजिन कर लेते हैं लोग कि ये हमारा ओरिजिन होगा। जैसे पर्शिया के लोग इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो जमशेद बादशाह था, इसका बहुत बड़ा तख्त था, इसकी बहुत बड़ी हुक्मरानी थी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इमेजिन कर लेते हैं कि इंडस वैली की एक बहुत बड़ी कौम थी और पीस ही पीस था वहां पे। तो ये सारा का सारा इमेजिन्ड होता है। इसके ऊपर बेनेडिक्ट एंडरसन की बुक भी है, इमेजिन्ड कम्युनिटीज, thereby highlighting the complex interplay between imagined and mythical and material in the construction of national identity। तो ये जो नेशनल आइडेंटिटी होती है, इसको कंस्ट्रक्ट करने में इमेजिनेशंस का, मिथ्स का, और जो मटेरियल कंडीशंस होती हैं किसी भी कॉम की, ये रोल प्ले करती हैं। इंटरप्ले होता है, एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करती हैं। Nations like narratives are constructed through social contingency। अब यहां तक ऊपर ये जो उसने लिखा, ये जो बात थी, ये भाभा के बारे में लिख रहा है। ये जो बात है ये किसने कही है? भाभा ने। अब नीचे इसका राइटर भाभा, होमी के भाभा नहीं है, इसका राइटर कोई दूसरा बंदा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। ये होमी के भाभा को एज अ रेफरेंस यूज कर रहा है। तो यहां पे राइटर क्या कर रहा है? नेशंस लाइक नैरेटिव्स are constructed through historical contingency shaped by ethnic obsessions and regional affiliations that often obscure their origins। ये इसने सारी ऊपर वाले ही बात की समरी दे दी हमें। ऊपर बाबा ने ये कहा, नीचे उसकी जो है वो उसने इंटरप्रिटेशन कर दी राइटर ने। ठीक है, कोई इसमें न्यू आइडिया नहीं आया, एक ही आइडिया है। एज अ रिजल्ट अब ये राइटर लिख रहा है कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। National identities can become rigid and exclusionary। नेशनल आइडेंटिटीज जो मिथ्स के जरिए, जो नैरेटिव्स के जरिए फॉर्म होती हैं, वो ये भी इमेजिन कर लेती हैं कि हम जो नेशन है ये बड़ी ग्रेट नेशंस हैं। जैसे हिटलर ने इमेजिन कर दिया कि हम लोग नाजी ओरिजिन से हैं और हम लोग सबसे सुप्रीम रेस हैं।
तो ये रिजिड हो सकती हैं, एक्सक्लूजनरी भी बन सकती हैं। एक्सक्लूड कर दिया उन्होंने ज्यूस को कि आप लोग हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट हो। Antagonizing the notion of humanity envisioned by ancient philosophers like Socrates and Plato। तो ये जो रिजिड कॉन्सेप्ट होता है नेशनलिज्म का, जो एंशियंट फिलोसोफर का जो कॉन्सेप्ट था ह्यूमनिज्म का, ये इसके साथ टकराव में आ जाता है। एंटागोनाइजिंग द नोशन ऑफ ह्यूमनिज्म, उसके साथ टकराव में आ जाता है। नेशनलिज्म मॉडर्न कैटेगरी है, ठीक है। दिस आइडिया हैज implications फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमनिज्म, a cornerstone of intellectual traditions from Goethe and Rousseau's emphasis on universal human experience to Al-Ghazali and Ibn Rushd's advocacy for reason and compassion as bridge between cultures। तो ये ह्यूमनिज्म का जो प्रिंसिपल है, इसको जो मेडिवल के दौर के फिलोसोफर्स थे या राइटर्स थे, गोएटे और रूसो, इन्होंने भी प्रमोट किया है। ठीक है, तो यहां तक इसने तीन चीजें, एक तो होमी के बाबा का कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, फिर राइटर की इंटरप्रिटेशन, फिर उसने कह दिया कि ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म है ये ह्यूमनिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाता है। कब? जब नैरो हो, रिजिड हो, एक्सक्लूजनरी हो। अब यहाँ पे नीचे आ जाए, ये थोड़ा सा इसने डिटेल में गजाली को डिस्कस किया है। अल गजाली इज द अल्केमी ऑफ हैप्पीनेस। अब ये स्पेसिफिक डिटेल्स अगर हम हटाना चाहें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अल गजालीज व्यूज ऑन ह्यूमनिज्म या नेशनलिज्म strikes a balance between promoting local and warning against provincial insular nationalism। गजाली वार्निंग करता है कि लोकल आइडेंटिटीज जो होनी चाहिए, इनके नुकसानात को भी समझो, और ऐसा नेशनलिज्म जो इनडिफरेंस हो, जो कि दूसरे लोगों के बारे में, उसी नेशन के अंदर रहते हुए जो माइनॉरिटीज हैं उसके बारे में एक हेट का रवैया अख्तियार करता हो। तो ये जो है इसके खिलाफ है गजाली। ठीक है, कहता है कि बैलेंस होना चाहिए, प्रोमोटिंग लोकल आइडेंटिटी एंड वार्निंग अगेंस्ट प्रोविंशियल इंसुलर नेशनलिज्म, मेकिंग हिम वोटरी ऑफ कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग। कल्चरल एक्सचेंज की बात करता है। ही एडवोकेट्स फॉर एन आवर हैंडेड अप्रोच बैलेंसिंग लव फॉर वंस लैंड विथ जस्टिस एंड फेयरनेस। लव होना चाहिए मदरलैंड के साथ, नेशन के साथ, कंट्री के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उस लैंड के अंदर जो लोग अगर रिलीजियस बेसिस पे कायम है और किसी दूसरे मजहब से लोग ताल्लुक रखते हैं तो आप उनके साथ नाइंसाफी करें। इस तरह नहीं होना चाहिए। बाय प्रोमोटिंग इंक्लूसिव सिटीजनशिप, तो नेशनलिज्म इंक्लूसिव होना चाहिए। अल गजाली ऑफर्स एन एंटीडोट टू एक्सक्लूसिविस्ट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज। ठीक है, वही बात आ गई कि एक्सक्लूजनिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपने नेशन बना दी है, अगर रिलीजन के बेसिस पे बनाई है, तो दूसरे रिलीजन वालों के साथ आप डिस्क्रिमिनेटरी सलूक नहीं करेंगे। अगर आपने लैंग्वेज के बेसिस पर बनाई है तो आप दूसरी लैंग्वेज बोलने वालों के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। By exploring the intersections between Orientalism and humanism, Baba's work also encourages us to think critically about how national identities are constructed and imagined। ठीक है, अब दोबारा ये बाबा की तरफ वापस आ गया। ये
गजाली के बारे में डिस्कस करके ये दोबारा होमी के भाभा के बारे में बता रहा है। By exploring the intersection between Orientalism and humanism, Bhabha's work also encourages us to think critically about how national identities are constructed and imagine new forms of global citizenship, prioritizing shared humanity our narrow national interest. तो आज के दौर में किस चीज की जरूरत है? ग्लोबल सिटीजनशिप को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, जिसमें शेयर्ड ह्यूमैनिटी की वैल्यूज हों। However, the rise of nationalism has often led to narrowing of perspectives. लेकिन नेशनलिज्म ने लोगों की सोच को नैरो कर दिया है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे नेशंस के बारे में नहीं सोचते। Prioritizing regional affiliations over universal values, resulting in stringent and macho form of patriotism that stifles dissent and creativity. क्रिएटिविटी को, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को क्रश कर देता है वो नेशनलिज्म। अगर कोई भी उस नेशन के अंदर रहते हुए स्टेट के ऊपर क्रिटिसिज्म करता है तो नेशनलिज्म क्या करता है? उसको ब्रूटली क्रश कर देता है। ठीक, लाइक कैमेरोन, गिरगिट की तरह नेशनलिज्म कैन अडॉप्ट एंड चेंज, ऑफन ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन पेट्रियोटिज्म एंड xenophobia। नेशनलिज्म अपने रंग बदलता है। कभी आपको लगेगा कि ये तो भाई बहुत अच्छी चीज है, पेट्रियोटिज्म को प्रमोट करता है। जब अपनी कौम के बारे में हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार, नेशनलिज्म बड़ी अच्छी चीज है, इसमें पेट्रियोटिज्म होता है। लेकिन जब हम दूसरी कौमों को देखते हैं, उनका नेशनलिज्म, इंडिया को देखते हैं तो, यूएसए को देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं भाई, नेशनलिज्म तो बुरी चीज है, ये तो xenophobia को प्रमोट करता है, ये तो हिंदुत्व को प्रमोट करता है। तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। हमें सिर्फ वही रंग नजर आता है जो हमारे बायसेस हमें बताते हैं। Altogether, nationalism is not a ban. It is its mixed benefits over the last century wield a staggering array of positive and negative consequences. ठीक है, ये बून भी है, बैन भी है। ये जो है नेशनलिज्म ब्लेसिंग भी हो सकता है, कर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस तरह से नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। On one hand, nations have become increasingly aware of the need to align themselves with pluralism and egalitarianism scheme. नेशनलिज्म की जब शुरुआत हुई, खासतौर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, तो इसने इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का नारा लगाया। ठीक है, नेशंस इस चीज से अवेयर होती हैं, लेकिन क्या करें, हाउएवर द डिजायर टू डोमिनेट, लेकिन जब नेशनलिज्म अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर लेता है और दूसरी कौमों के ऊपर डोमिनेट करने की जब बात करता है, एज एग्जाम्प्लीफाइड बाय जर्मन जोग्राफर रेसेल, आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक बॉर्डर, बॉर्डर फिक्स नहीं होना चाहिए, बॉर्डर को एक्सपेंड होना चाहिए। तो ये क्या है, ये रेशियल्स वगैरह के इसके एग्जाम्पल को हम हटा सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ये एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच होती है, एक्सपेंड करना। जिस तरह से इस वक्त इसराइल की जो अप्रोच है, ये क्या है, एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है। Idea of organic borders continue to have a silent appeal, often manifesting in bizarre and violent forms.
जब आप एक्सपेंशनिज्म की बात करते हैं, जैसे रशिया कर रहा है, जैसे इसराइल कर रहा है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? सच एज द रिसेंट ब्लडशेड ऑफ फ़लस्तीन एंड अर्लियर बोस्नियन मैसेकर, जैसे बोस्निया में कत्लेआम हुआ, जैसे फ़लस्तीन में इस वक़्त कत्लेआम हो रहा है। एक्सपेंशलिस्ट एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म का ये नुकसान होता है। This choral trial is long and hard to abort, especially when democracy itself has been exposed as a mere facade, leaving many to blurt out frustrations and disillusions. कभी कभार उस एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म को डेमोक्रेसी के नकाब में छुपा के जो है वो लोगों के सामने पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये अब आगे अ, अल्लामा इकबाल को डिस्कस कर रहा है कि अल्लामा इकबाल ने कैसे पहले ही ये बता दिया था कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो इसके इंपेरियलिज्म के सीड्स छुपे हुए होते हैं। एज फिलोसोफर अल्लामा इकबाल aptly put it in his famous poem द डेविल्स पार्लियामेंट, इब्लिस की मजलिस से शूरा, बहुत ही मशहूर नज़म है, जिसमें अल्लामा इकबाल ने कैपिटलिस्ट सिस्टम के ऊपर और कम्युनिस्ट सिस्टम के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म किया। अल्दो मार्क्स के लिए तारीफ भी की है उसने, जो कि जिसने कम्युनिज्म का, मॉडर्न कम्युनिज्म का मॉडल दिया। आ कली में बेतजल्ली आ मसीह है बेसलीब, नीस्त पैगंबर व लेकिन दर बगल दारत किताब। तो ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी इज मेयरली द आउटर क्रस्ट, बाहर का एक क्रस्ट है, नकाब है बाहर का, वाइल द एसेंस इज इंपेरियलिस्ट। इकबाल जो था वो जमहूरियत के खिलाफ था। गुरेज अज तर्ज जमहूरी, गुलाम पुख्ता का रिशा, कि अज मगज़े दोसत खर फिक्र इंसानी नमी आयद। जमहूरी तर्ज से गुरेज करो और किसी डिक्टेटर के गुलाम बन जाओ। लेकिन यहाँ पे वो चीजें डिस्कस नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि इकबाल ने कह दिया था कि डेमोक्रेसी के अंदर इंपेरियलिज्म जो होती है वो नकाब पहन के आती है। ठीक है, विच कैन लीड टू हिस्टोरिकल myopia, strengthening dictatorial hegemony, and incarcerating the human spirit within narrow confines of love for the land। बजाय तो ये लगता है कि लव फॉर द लैंड के लिए, लेकिन डिक्टेटोरियल हेgemony के इसके अंदर एक पोटेंशियल होता है। Perhaps democracy is the safest carrier of the seeds of nationalism, transporting it under the guise of economic equality। ठीक है, इसको नेशनलिज्म को बढ़ाने में जमहूरियत ने ही रोल प्ले किया है, और इस नकाब में छुपके के इसके अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की जाएगी। स्टिल वीकर नेशंस फेस द पॉलिटिकल ब्रेवेडो ऑफ द पावरफुल। माइट इज राइट का रूल चलता है, जो कौम ताकतवर होती है वो डोमिनेट करने की कोशिश करती है जो वीक नेशन होती है उसके ऊपर, बेशक वो डेमोक्रेसी ही क्यों ना हो। लिविंग द मेजर nations to be content with mere pains of love for border and territorial integrity। Imperialism planted the embryo of nationalism। नेशनलिज्म के जो सिले जो उगाए थे वो नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म नहीं उगाए थे। जैसे कॉलोनियलिज्म यहाँ पे बड़ा इंडिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, तो नेशनलिज्म के जो जरासीम थे वो कॉलोनियलिज्म के साथ ही यहाँ पे आए। abandoning the rest of the earth, raised children of the earth and fend for themselves, left to navigate the treacherous waters of self-determination। उन कौमों को जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है वो तो डिनाई किया गया,
कॉलोनियलिज्म के अंदर, इंपीरियलिज्म के अंदर। तो उसकी वजह से द पावर ऑफ नेशनलिज्म इज अ पोटेंट फॉर्म ऑफ वॉर्स जेस्ट, अ टर्म कॉइन्ड बाय हर्डर। हर्डर हिस्टोरियन भी था, फिलोसोफर भी था। हर्डर ने ये कहा था कि हर नेशन के अंदर एक जो होता है, एक वर्ल्ड गाइड, एक स्पिरिट होती है। हर नेशन की अलग एक स्पिरिट होती है। इंडियन नेशन है तो उसकी अलग स्पिरिट है, अरब नेशन है तो उसकी अलग अलग स्पिरिट है। ठीक है, टू डिस्क्राइब नेशंस यूनिक स्पिरिट और कैरेक्टर। हर नेशन की एक यूनिक स्पिरिट होती है, दैट कैन बी बोथ यूनिफाइंग एंड डिवाइसिव, जो यूनिफाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज विल्डेड। ठीक है, तो ये नेशनलिज्म के रिस्क और बेनिफिट्स भी बता रहा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ मोर फ्रूगल एंड नुआंस्ड अप्रोच टू नेशनलिज्म इज नीडेड। अब यहाँ पे लास्ट में क्या कह रहा है, सजेशन दे रहा है कि किस तरह का नेशनलिज्म होना चाहिए। वन दैट balances नेशनल प्राइड विथ अ कमिटमेंट टू यूनिवर्सल वैल्यूज एंड ह्यूमनिज्म। इस तरह का नेशनलिज्म होना चाहिए जो कि नेशनल प्राइड को भी उससे डिनाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि हर नेशन के अंदर एक वर्ल्ड गाइड होती है। लेकिन वो नेशनलिज्म जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं, उनको सैबोटेज ना करे। ठीक है, तो ये अब इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि राइटर क्या कह रहा है कि नेशनलिज्म जब अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करता है, जब अपनी लिमिट्स क्रॉस करता है, तो वो नेशनलिज्म एक्सप्लॉइटेटिव नेशनलिज्म हो जाता है। ठीक है, तो नेशनलिज्म को एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लेकर चलना चाहिए। तो इसमें कीवर्ड नेशनलिज्म है, और उसके बाद इसके जो सब एस्पेक्ट्स हैं उसके रिपरकर्शंस और बेनिफिट्स के ऊपर इसने बात की है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको समराइज किया है, बाकी आप इसकी आसानी से फिर बना सकते हैं। जैसे पहले इसका पार्ट है होमी के बाबा परमानेंट फिलोसोफर, तो यहाँ पे बाबा कह रहा है कि नेशंस आर akin to narratives, mythical imagine and continent। ये बाबा कह रहा है, ठीक है। ये इसकी समरी आ गई। पिरसी को हम क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये पिरसी जो इस साल आई है 2025 में, तो ये स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्ट लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इसको ब्रेक करके और एक स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताया था, तो फिर उन्होंने आसानी से ये पिरसी कर ली। तो यहाँ पे इसका जो है वो क्रक्स आ गया कि बाबा ने क्या कहा है कि नेशंस आर नैरेटिव्स की तरह होती हैं, जैसे मिथिकल, इमेजिन्ड और कंटिंजेंट। फिर दूसरा जो पार्ट है कि नेशनल आइडेंटिटीज जो होती हैं वो कंस्ट्रक्टेड होती हैं, किस चीज के थ्रू, इन्हीं नैरेटिव्स के थ्रू, इमेजिनेशंस के थ्रू। और उनके जो ओरिजिन्स होते हैं वो वाजे नहीं होते, ब्लर्ड होते हैं उनके ओरिजिन्स। ठीक है, डिफिकल्ट है फिर सी, लेकिन अभी जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसमें से आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो उसके ओरिजिन्स जो होते हैं वो ऑब्सक्योर होते हैं, ब्लर्ड होते हैं, वाजे नहीं होते। और ये जो होता है नेशनलिज्म मॉडर्न फॉर्म में एक्सक्लूजनरी बन जाता है। फिर आगे प्लेटो और इसकी बात की है, लेकिन कह रहा है कि एंशिएंट जो फिलोसोफर्स थे वो यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म को प्रमोट करते थे, और मॉडर्न नेशनलिज्म जब रिजिड बन जाता है तो वो उस ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज से कंट्राडिक्ट करता है, उसके साथ कंट्राडिक्शन में आ जाता है। ठीक है, फर्दर इसी आइडिया को उसने कहा है कि ये जो दूसरे फिलोसोफर्स थे, गोइटे, रूसो, गजाली, इब्न रुश्द, इन्होंने भी यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस को एम्फेसाइज किया है।
एम्फेसाइज ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, ये की वर्ड्स जो है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। फिर बाद में गजाली के ऊपर आता है कि गजाली का कॉन्सेप्ट क्या था। गजाली ने कहा कि लोकल आइडेंटिटी को प्रोमोट करना चाहिए, लेकिन प्रोविंशियल और इंसुलर नेशनलिज्म उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। बैलेंस लव फॉर वंस लैंड विथ जस्टिस एंड फेयरनेस। बैलेंस बिटवीन यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलरिज्म। ठीक है, तो ये भी टाइटल हो सकता है कि नेशनलिज्म नीड टू बैलेंस बिटवीन यूनिवर्सलिज्म एंड पर्टिकुलरिज्म। तो यहां पे इसकी एक समरी आ गई कि गजाली का जो व्यू है वो बैलेंस व्यू को प्रमोट करता है, और किस चीज को एडवोकेट करता है, कल्चरल आइडेंटिटी विथ जस्टिस एंड इंक्लूसिवनेस। और फिर ये एम्फेसाइज करता है नीड फॉर मिडिल पाथ बिटवीन लोकल प्राइड एंड यूनिवर्सलिज्म। ये पिरसी, जो पहले जो पिरसीज आती थी उससे लेंदी है पिरसी ये। अच्छा, फिर उसके बाद वापस ये बाबा की तरफ आता है कि होमी के बाबा क्या कह रहा है। तो होमी के बाबा की भी वही बात के नेशनल मॉडर्न नेशनलिज्म के क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो ये कहता है कि नेशनलिज्म हैज बोथ यूनिफाइंग एंड डिवाइसिव पोटेंशियल। यूनिफाई भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है। इट कैन इंस्पायर प्लूरलिज्म और डिवॉल्व इनटू xenophobia एंड वायलेंस। इस पे दोनों पोटेंशियल्स हैं, प्लूरलिज्म के भी और xenophobia और वायलेंस के भी पोटेंशियल हैं। Our zealous patriotism can suppress dissent and creativity। ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इसराइल की मिसाल दी है, बोस्निया की मिसाल दी है। नेशनलिज्म कैन डिसगाइज इटसेल्फ इन पेट्रोटिज्म और डेमोक्रेटिक विल। ठीक है, ये इसका क्रक्स आ गया। अच्छा, ऊपर जो है वो उसमें अच्छा, ये नीचे पॉइंट था रशियल का जो पॉइंट है। ऑर्गेनिक बॉर्डर जो है वो एक्सपेंशनिज्म को जस्टिफाई करते हैं, जैसे ये फलस्तीन और बोस्निया के अंदर हुआ। अच्छा, बीच में ये इकबाल की बात इसने की कि इकबाल ने क्या कहा कि डेमोक्रेसी जो है वो इंपेरियलिज्म इन डिसगाइज होती है। मॉडर्न डेमोक्रेसी के ऊपर क्रिटिसाइज किया इकबाल ने। तो ये इसका क्रक्स आ गया। डेमोक्रेसी में कैरी नेशनलिज्म कवर्टली। ठीक है, तो ये भी उसके बाद ये आ गया। फिर लास्ट उसका जो पार्ट था उसमें जो सजेशन उसने दी है, उसमें ये कह रहा है कि जो नेशनलिज्म होना चाहिए उसमें ह्यूमनिज्म और यूनिवर्सलिज्म के वैल्यूज होनी चाहिए, वरना नेशनलिज्म फाशिज्म की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जेनोफोबिया की शक्ल इख्तियार कर सकता है, एक्सपेंशनिज्म की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो एक हमने एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में ये हमारे पास आ गई।